प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारा 13वां अध्याय जिसका नाम है ग्रामश्री और जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्णकिरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अब हम हमारी कविता ग्रामश्री को समझेंगे। ग्रामश्री नामक कविता में पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का सजीव चित्रण किया है। ग्रामश्री का अर्थ है गांव की समृद्धि या संपन्नता। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। अर्थात ग्रामश्री कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने हरी भरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। गांव में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। जब सुबह सुबह इस पर ओस की बूंदें गिरती है और सूर्योदय के बाद जब सूर्य की किरण इन बूंदों पर पड़ती है तो सारा वातावरण झिलमिल झिलमिल चमक उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि खेत की हरियाली के ऊपर चांदी की एक चादर बिछी हो। नए उगे हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरण उनके आर पार चली जा रही है और उनके अंदर स्थिर हरे रंग का खून स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब हम दूर से इस वातावरण को निहारने लगते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में वाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां है शोभाशाली। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीशी नीली। अर्थात सुंदरता का वर्णन बड़े ही रोमांचक ढंग से किया है। कवि ने फसलों से लदे हुई धरती की सुंदरता का वर्णन किया है। खेतों में जौ और गेहूं की फसल उगने से धरती बहुत ही रोमांचित लग रही है। अरहर और सनई की फसलें सोने की करघनी जैसी लग रही है जो धरती रूपी युवती की कमर में बंधी हुई है और हवा चलने से हिल हिल कर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। सरसों के फूलों के खिल जाने से पूरे वातावरण में एक खुशबू बह रही है जो धरती की प्रसन्नता को दर्शा रही है। इस हरी हरी अर्थात हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अब तीसी के नीले फूल भी अपना सर उठाकर झांक रहे हैं। इस प्रकार खेतों में गेहूं, जौ की बालियां, अरहर और सनई की फलियां, सरसों के पीले फूल एवं अलसी की कलियां धरती का सौंदर्य बढ़ा रही है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही साखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूल फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। कवि ने खेत में रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। विभिन्न रंगों के फूलों के बीच खड़ी मटर की फसल हंस रही है। जैसे कोई सखी जब सज धज कर तैयार होती है तो सारी सखियां उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। इन्हीं के बीच फसलों के बीच से लदी लड़ियां खड़ी हुई है। इन सब के बीच कई तरह की रंगी बिरंगी तितलियां एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ उड़ कर जा रही है। यह दृश्य ऐसा लग रहा है मानो खुद फूल ही उड़ उड़ कर दूसरे फूलों तक जा रहे हैं। इस तरह प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कल्पना सजग हो उठी है जिसमें उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही मनभावन चित्रण किया है। अगला पद्यांश है। अब रजत स्वर्ण मंजीरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली।
कवि ने ग्रामश्री कविता की इन पंक्तियों में वसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरी और चांदनी रंग की आम की बोर से लद चुकी है। पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियां झड़ रही है। इन सब से कोयल मतवाली होकर मधुर संगीत सुना रही है। पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है और आधे पके आधे कच्चे जामुन तो देखते ही बनते हैं। झरबेरी बेरों से लद चुकी है। खेतों में कई तरह की फल एवं सब्जियां उग चुकी है, जैसे आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली इत्यादि। अगला पद्यांश है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अउली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक महमह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। वसंत ऋतु होने के कारण अमरूद के पेड़ों पर फल पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि अमरूद मीठे हो चुके हैं। बेर भी पककर सुनहरे रंग के हो गए हैं। आंवले के फल से पूरी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे किसी गहने में मोती जड़े हों। पालक पूरे खेत में लहलहा रहा है और धनिये की सुगंध तो पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम की लताएं पूरे खेतों में फैल गई है। टमाटर पककर लाल हो चुके हैं, मानो जैसे जमीन पर मखमल बिछा हुआ हो। पेड़ों पर लगी हरी मिर्चों की गुच्छे किसी बड़ी हरी थैली की तरह लग रहे हैं। अगला पद्यांश है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर, मग रोटी रहती सोई। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने गंगा के किनारे रेत टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह फैली हुई है जैसे कोई सांप बालू पर अपने निशान छोड़ गया हो। उस रेत पर पड़ती सूर्य की किरणें रंग बिरंगी नजर आ रही है। गंगा के तट पर बिछी घास और तरबूजों की खेती बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है। गंगा के तट पर शिकार करते बगुले अपने पंजों से कलंगी को ऐसे संवार रहे हैं मानो वे कंघी कर रहे हों। सुरखाब या चक्रवाक अर्थात चकवा पक्षी जल में तैर रहा है और मगरेठी पक्षी आराम से सोए हुए हैं। हमारा आखिरी पद्यांश है। हसमुख हरियाली ही मातब, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में नीसी की, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलब नभ आच्छादन, निरूपम हिमांत में सिग्न शांत, निज शोभा से हरता जनमन। कवि ने गांव की हरियाली, शांति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सरल वर्णन किया है। उनके अनुसार सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियालियों पर पड़ती है तो वह इस तरह चमक उठती है मानो वह खुशी से झूम रही हो। कवि को ये दोनों आलस्य से भरे सोए हुए प्रतीत होते हैं। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ रही है, जिनमें तारे मानो किसी सपने में खोए हुए लग रहे हैं। इस वातावरण में पूरा गांव किसी रत्न की तरह लग रहा है, जिसे आकाश ने नीले रंग की चादर ओढ़ा रखी हो। इस प्रकार शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति की अनुभूति हो रही है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत प्रभावित हैं। इस प्रकार कवि ने गांव की सुंदरता का व खेतों की फसलों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है।